नमस्ते। न्यूज़ डंगा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके में किस प्रकार से प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। इस प्रदूषण के पीछे के कारण क्या है और इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या है, जिससे कि मतलब कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि जिसके शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में हमें लगता है कि हाँ, हमें फ़ायदा तो हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका कोई असर नहीं होता है। जैसे कि अभी चर्चा हो रही है कि 17 नवंबर तक दिल्ली सरकार ने कहा है कि सारे जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं दिल्ली में, बिल्डिंग हो, रोड हो, जो भी हो, सब बंद हो जाएंगे। उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल है, उनके दिमाग में और एक ऐसी एक अद्भुत कल्पना आई है जो उन्होंने पहले भी एक दो बार बताई थी कि ऑड इवन फार्मूला। तो ऑड इवन फार्मूला फिर से दिल्ली में शुरू करें ताकि उससे प्रदूषण जो है वो कम हो। लेकिन ये सब एकदम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है जो कि सॉल्यूशन है भी नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अगर हमें कुछ चाहिए तो वो क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि दिल्ली में हमें पता है कि हर साल लगभग नवंबर का पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता से लेकर के मिड दिसंबर यानी कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक प्रदूषण बहुत भारी मात्रा में रहता है, बहुत भारी मात्रा में रहता है। यानी कि दिल्ली में जिसको AQI कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से नीचे है तो अच्छा है, गुड कहते हैं उसको। और उसके आगे जितना भी जाता है 100, 150, 200, 300, वो वेरी पुअर, पुअर इस रेंज में आता है। दिल्ली में ये पिछली बार भी हमने देखा था, इस बार भी उसी रास्ते पे हम है कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 999 के ऊपर चला जाता था, यानी कि हैजार्डस लेवल के भी बहुत ही ऊपर। हैजार्डस लेवल माने कोई ऐसा केमिकल का फैक्ट्री है या कोई ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे बहुत ही विषारी वायु बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होता है, ऐसी जगह पे हैजार्डस लिखा होता है। हमें हमें पता है कि अगर कोई केमिकल का कोई कोई वस्तु है तो उसके ऊपर हमें लिखा हुआ मिलता है कि हैजार्डस। उस लेवल की हवा, उस लेवल का प्रदूषण अभी दिल्ली में है। तो ये क्यों होता है, ये इसी साल के इसी दौरान क्यों होता है? तो पहली बात तो ये है कि हमें पता है कि पृथ्वी इस तरह से घूमती है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। उस वजह से अगर हम देखें तो पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा, इस तरफ से दिल्ली की तरफ हवा बहुत तेज़ आती है। और ये जो समय रहता है नवंबर से दिसंबर, यानी कि हमारे यहाँ बारिश का मौसम ख़त्म हो जाने के बाद, मानसून के जाने के बाद जो ये समय रहता है पहला वाला, ये वो समय आता है कि नवंबर से दिसंबर तक का। इस दौरान होता ही है कि हमें पता है मानसून जो आता है वो केरल से आके ऐसे ऊपर नॉर्थ में चला जाता है, उसके बाद हिमालय से टकरा के ईस्ट में जाकर के पूर्वी भारत से फिर नीचे दक्षिण में चला जाता है, भारत से चला जाता है। लेकिन 4 महीने उसको ये सब करने में लगते हैं। उसी प्रकार से जब बारिश का समय होता यह है कि जो ज़मीन है वो गीली हो जाती है, उपजाऊ ज़मीन हो जाती है। लेकिन बारिश रुकने के बाद, खास करके अक्टूबर हीट हम जिसको कहते हैं, उसके बाद जो ज़मीन बनती है वो उसमें उसमें से मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़ जाती है हवा में। और अगर थोड़ी सी भी तेज़ हवा आ जाए पश्चिम की ओर से, यानी कि पाकिस्तान, भारत का पंजाब और हरियाणा, तो बहुत ज़्यादा धूल दिल्ली की तरफ और यूपी की तरफ आ जाती है। इससे होता यह है कि ये जो हवा आती है ये एक हाइट के ऊपर नहीं चली जाती। जो धूल के कण होते हैं वो नीचे ही रहते हैं, वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाते। और हमें पता है कि हिमालय तो सबसे बड़ा है, हिमालय से ऊपर तो मानसून के बादल भी नहीं जाते। तो ऐसे जो धूल के कण रहते हैं वो सब आकर के यहाँ जमा होते हैं। और ये धूल के कण ही है जिसके वजह से होता है कि 100 मीटर के उस पार भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता है और ये दिन के हालात हो जाते हैं। ये कारण है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण दिल्ली और वेस्टर्न यूपी खास करके इस प्रदेश में ये नवंबर दिसंबर के दरमियान होता रहता है, हर साल होता रहता है। लेकिन ये पिछले कुछ सालों में लगभग 10-15 साल में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ये क्यों हो गया है? तो हुआ ये है कि 2005 के बाद खास करके भारत सरकार ने ये कानून लाया है कि पंजाब में जिस प्रकार से पानी का स्तर, भूजल का स्तर जो है वो बहुत ही नीचे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। हमें पता है कि पंजाब अ, हरित क्रांति जो देश में हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके सबसे आगे अगर कोई राज्य था तो पंजाब था। तो वहाँ पे आज भी चावल
और गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है। मतलब वहाँ जितनी भी खेती होती है उसमें सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल की खेती होती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात सच है कि ये जो गेहूं और चावल है इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी की आवश्यकता जब ज़्यादा होती है तब ये तो नहीं हो सकता कि हर कोई किसान अपने यहाँ पे बहुत अच्छा सा इरिगेशन कर ले, बहुत अच्छा सा ड्रिप इरिगेशन या फिर किसी भी तरह का इरिगेशन कर ले, या फिर उसके यहाँ पे वो नदी के किनारे ही हो, तो उसको कुआं खोद के उसमें से पानी निकालना ही पड़ता है या फिर बोरवेल का सहारा लेना पड़ता है। इसकी वजह से होता ये है कि भूजल का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे 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 चला जाता है। इस कारण से पंजाब में पिछले कई सालों से, खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ और चावल की खेती होने लगी, तब भूजल का स्तर जो है वो नीचे जाने लगा। लेकिन खास करके पिछले 20-25 सालों में भारत की जो अन्न की ज़रूरत है वो पूरी हो चुकी है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो 20-30 साल थे तब पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा खेती होती थी और पंजाब और हरियाणा ने पूरे देश को एक तरह से खिलाया था। लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कुछ हिस्सों में, बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में और अच्छे से खेती हो रही है। गुजरात में खेती हो रही है और महाराष्ट्र में तो हालांकि गन्ने की खेती हो ही रही है। लेकिन ऐसे जगहों पे खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में और अच्छे से होने लगी। और मैं तो अभी दक्षिण भारत की बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भूजल के मामले में, इसलिए मैं दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे खेती होती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बाकी उत्तर भारत के बाकी राज्यों में भी खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में और अच्छे से होने लगी। तो जब ज़रूरत ख़त्म हो गई फिर भी अभी पंजाब में वही चल रहा है कि गेहूँ और धान की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। इसके कारण भूजल का स्तर नीचे हो रहा है। और 2005 के बाद जब ये पता चला कि भूजल का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे गया है, इसके कारण रबी की जो खेती है, उसकी जो फसल आती है, उसके बाद 1 महीने तक कोई भी नई तौर पर बुआई नहीं हो सकती। इससे हुआ ये कि रबी की जो खेती है वो हो गई, उसके धान काट दिए, लेकिन उसके बाद क्योंकि 1 महीने तक नई बुआई नहीं कर सकते, तो 1 महीने बाद का जो समय आता है वो लेट अक्टूबर का आता है। उस दौरान जब नई बुआई करनी है, जब खरीफ की बुआई करनी है, उस वक्त जब तुरंत हमें बुआई करनी है क्योंकि वो समय बहुत कम रहता है, उस दौरान अगर बुआई का समय कम है तो जितना भी पुराना धान है उससे जो भी स्टबल आता है, वो जो स्टबल आता है उसको जलाने का काम पिछले 10-15 साल में खास करके बहुत ज़्यादा मात्रा में शुरू हुआ। इसके कारण ये जो स्टबल बर्निंग की बात हम बार बार सुनते हैं ये शुरू हुआ। और यही स्टबल बर्निंग है जो 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये बंद होना चाहिए, खास करके पंजाब और हरियाणा में बंद होना चाहिए। और अगर इसकी एक भी घटना होती है तो आप पर यानी कि सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, की जानी चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि पिछले साल पूरे साल में पंजाब में 30,000 ऐसी घटनाएं हुई है, 30,000 से ज़्यादा। और हरियाणा में भी 6,000 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है उसका कोई असर ही नहीं हुआ है। साथ ही साथ ये, और ख़ास करके जब हम दिल्ली में प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझने की बात है कि दिल्ली एक बहुत ही छोटा राज्य है। दिल्ली का जितना भी स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उससे 12 गुना ज़्यादा का जितना एरिया है पंजाब और हरियाणा में, वो पिछले कई दिनों से लगातार जल रहा है, लगातार जल रहा है। ये लगातार जलने के कारण ही है कि वहाँ का जो धुआं है, और फिर मैंने जो कहा था कि जो हवाएं आती है, ये जो स्टबल बर्निंग होता है उससे जो भी कण बाहर आते हैं ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, तो ये नीचे ही रहते। तो एक ऐसा एकदम घना ऐसा लेयर तैयार हो जाता है जो सूरज की रोशनी उसके बीच में से बहुत कम आ जाती है। और यही कारण है कि 100 मीटर या 200 मीटर के दूर का भी हमें आंखों से नहीं दिखाई सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। क्योंकि ये जो स्टबल बर्निंग का जो सब धुआं आएगा वो हिमालय से टकरा के वापस यहीं आता है। और इसके कारण ये बहुत गंदी हवा, बहुत जहरीली हवा, क्योंकि जो जला हुआ है वो तो बाद में जहरीला ही हो जाता है, तो जहरीली हवा दिल्ली के लोगों को लेनी पड़ रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसका ये सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी नहीं है कि 17 तारीख तक, 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन बंद कर दे, क्योंकि अब ये जब फैसला लिया गया तब
बिल्कुल कुछ सोचे बगैर ये फैसला लिया गया है। जो लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं, जो लोग रोज़ खाते हैं, रोज़ कमा के खाते हैं, उनके बारे में बिना एक भी पल सोचे ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि दिहाड़ी में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि हम अगर कुछ काम करेंगे नहीं तो कमाएंगे क्या, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। इसीलिए सरकार जल्द से जल्द ये फैसला वापस ले और जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तुरंत शुरू करे। ये जब दिहाड़ी लोग कह रहे हैं तो उनकी बात सुनना, उनके बारे में सोचना भी एक मुख्यमंत्री का फ़र्ज़ है, और ये अरविंद केजरीवाल नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ दूसरा जो उन्होंने कहा था कि ऑड इवन का करेंगे, जो वाहनों का जो प्रदूषण है वो प्रदूषण है, लेकिन उसका जो प्रमाण है वो बहुत कम है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। जैसा कि मैंने कहा कि 12 गुना ज़्यादा दिल्ली का पूरा जितना एरिया है उससे 12 गुना ज़्यादा लगातार जल रहा है पिछले कई दिनों से। इसके वजह से जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये दो बातें सबसे ज़रूरी है कि स्टबल बर्निंग पूरी तरह से बंद होना चाहिए, और धान और गेहूं की खेती पंजाब और हरियाणा में बंद होनी चाहिए। सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात नहीं है, जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण यानी ऐसा नहीं कि जल में प्रदूषण हो जाए, लेकिन अगर भूजल का स्तर नीचे हो जाए वो भी एक तरह से जल प्रदूषण है। इसीलिए हवा प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों को रोकने के लिए दिल्ली में धान की खेती और गेहूं की खेती रोकना बहुत ही ज़रूरी है। और इसका एक उपाय जो अभी नए कृषि कानून लाए गए हैं, नए फार्म लॉज लाए गए हैं, ये उसको एड्रेस करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है, जिसके खिलाफ यही किसान आंदोलन कर रहे हैं। और आखिर में जब हमारे देश की कोई भी सरकार है या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पटाखों की वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पटाखों की वजह से प्रदूषण होता ही नहीं है। बिल्कुल पटाखों की वजह से प्रदूषण होता है और होता ही है, इसमें कोई झूठ बात, कोई गलत बात है ही नहीं। लेकिन जब पटाखों पे बंदी आ जाती है, जो कि साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन होता है, और वो भी हर कोई व्यक्ति पटाखे नहीं जलाता है, उसमें अगर आप बैन लाओगे, उस पर आप पाबंदी लाओगे, लेकिन जो स्टबल बर्निंग हो रही है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, उसके ऊपर कोई अगर आप एक्शन नहीं लोगे, कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर कोई ज़्यादा सख्त कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं दिखाएगा, तो लोगों को ऐसा लगना जायज़ हो जाता है कि सिर्फ हिंदू त्योहारों के वक्त ही हमारे त्योहारों पर पाबंदी क्यों आती है। क्योंकि हमारे त्योहारों के वजह से अगर प्रदूषण होता है, अगर ऐसा आपका कहना है, तो फिर स्टबल बर्निंग जो है वो क्या चीज़ है। तो इस बारे में सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, माननीय न्यायालय को भी सोचने की ज़रूरत है, और प्रदूषण को रोकने के लिए कृषि कानून जो है उसका समर्थन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है।